एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी जेईई एंड नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस जो है हर सेकेंड ईयर पूछे ही जाते हैं। और इसमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम इनके सारे क्वेश्चंस कराएंगे आगे आने वाली क्वेश्चन आंसर सीरीज में। सो इस आज के टॉपिक में हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉइंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टुगेदर बट ओनली दोज कोलिजन्स इन विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स पोजेस सर्टेन मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो क्या होती है, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं। ओके, जब क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। जब तक वो कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं तब तक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। तो जब भी हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो इफेक्टिव कोलिजन कर सकें। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वही होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे है मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो कह सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन के लिए जितनी उसको रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम ईटी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू बी एबल टू रिएक्ट केमिकल इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जब हमारे कोई भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे फॉर रिएक्शन, तो अगर उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है इफेक्टिव कोलिजन्स की एनर्जी या कह सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है। ओके, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ओके, हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, सपोज ए एंड बी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए एंड बी के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिवली कोलाइड करे। तो अगर इफेक्टिव कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो उनके पास एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। तो वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी चाहिए जो हमको उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इफेक्टिव कोलिजन्स में कन्वर्ट कर सके, तो उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको अगर इजी वर्ड्स में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और उनको जो है सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम उनको क्या करते हैं, अलग से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं या उनको अलग से एनर्जी की नीड होती है, वही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बी एबल टू रिएक्ट केमिकली इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ईटी से थ्रेशोल्ड एनर्जी को ईटी से डिनोट करते हैं एंड एक्टिवेशन एनर्जी को ईए से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे ईए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ईए डैश इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन एंड P1 इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड P2 इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो एक ग्राफ है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। ये जो कोई भी रिएक्शन का ग्राफ होता है तो वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पे जो P1 पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी है, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या करता है, उसके पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी है, P1 एनर्जी। ओके, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ये जो सबसे ऊपर डैश डैश लाइन है, इतनी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। सो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको चाहिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी ईए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको क्या चाहिए, ईए चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इसलिए ये क्या है, ईए, ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। यहाँ पे रिएक्शन हमारी क्या आ जाती है, बैलेंस हो जाती है और फिर हमारी रिएक्शन क्या करती है, प्रोसीड करती है प्रोडक्ट के साइड। तो उस, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के साइड क्या करती है, प्रोसीड करती है। अब उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ई डैश ए। ओके, ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे P2 एनर्जी किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ पाए कि जो EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी, वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन।
ओके, यहाँ पे ये देखो एनर्जी दिया है, ये बीच वाली लाइन, ये क्या है, थ्रेशोल्ड पोजीशन है उसकी, ठीक है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड पोजीशन, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कोई भी रिएक्टेंट जिसकी ऑलरेडी एनर्जी इतनी थी बट इसके बराबर नहीं थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं थी, तो उसको हमने क्या किया, बाहर से एनर्जी कुछ दिया, इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना। ओके, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन की रेट पे और कैसे जो है एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले है कि कैटलिस्ट इज सब्सटेंस, जान लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, ए कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड फिनोमिनन इज नोन एज इज कॉल्ड कैटालिसिस। ओके, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, बिना खुद कंज्यूम हुए। ठीक है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बट वो खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट एंड में क्या करते हैं, फिर से अपना सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैटालिसिस। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में जाते हैं और उसकी रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, और उसके बाद में वो लास्ट में क्या हो जाता है, रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट में बच जाते हैं। ठीक है, सो इसे ये इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज यूजेस हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे, देयर आर सम कैटलिस्ट व्हिच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड सच कैटलिस्ट्स आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, सारे कैटलिस्ट जो एक होते हैं वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज ही नहीं करते, कुछ होते हैं जो डिक्रीज भी करते हैं, और उनको कहते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट। ऑब्वियसली दैट कैटलिस्ट एक्सेलरेटिंग द रेट विल बी पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, जो इंक्रीज करते हैं रेट को वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। However, the term positive is seldom used as a catalyst itself implies positive catalysis. Catalysts are generally foreign substance. ठीक है, catalyst क्या होते हैं, foreign substance होते हैं, but sometimes one of the product form from act as a catalyst and such as catalyst is called autocatalyst and the phenomenon is called autocatalysis. Okay, ज़्यादातर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस का मतलब होता है, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब होता है जो रिएक्शन में ऑलरेडी रिएक्टेंट्स मौजूद हो। ठीक है, उनको छोड़ के हम क्या करते हैं, कोई दूसरा सब्सटेंस ले लेते हैं रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने में। ठीक है, जैसे हैबर प्रोसेस होता है अमोनिया फॉर्मेशन का, तो उसमें हम आयरन और मोलिब्डेनम को क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस की तरह यूज करते हैं। ठीक है, वो रिएक्टेंट पे नहीं लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, और लास्टली वो क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट बच जाता है। ठीक है, बट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें उनका रिएक्टेंट ही क्या करने लगता है, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करने लगता है। ठीक है, वही रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करने लगता है। ठीक है, वो रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन, और वो जो कंपाउंड जो होते हैं जो ऐसा करते हैं उनको कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। ओके, तो फॉरेन सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हमको फॉरेन बाहर का कोई भी कंपाउंड यूज करना पड़ता है फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, बट इन सम केसेस क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वही वर्क करने लगता है एज ए ऑटो कैटालिस्ट। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो KClO3 का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होता है KClO3 का, इज फाउंड टू बी एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ MnO2। हियर MnO2 इज ए फॉरेन सब्सटेंस एक्ट एज ए कैटलिस्ट। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या करते हैं रिएक्शन, सॉरी, इसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट बिहेव करता है, और ये जो पोटेशियम क्लोराइड था इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है इन पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में, और इसके बाद में ये जो फिर से MnO2 क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट वो लास्टली बच जाता है। ठीक है, वो रिएक्शन में कोई भी अपना रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, बाकी वो प्रोडक्ट में कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं देगा। ओके, ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो MnO2 जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है बट वो रिमेन हो जाता है लास्ट में। ओके,
यहाँ पे MnO2 कैन बी रिसीव्ड इन द सेम कंपोजिशन ऑफ मास एंड एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जो MnO2 को जितने भी कंपोजिशन में लिया गया था, ठीक है, जितने भी क्वांटिटी में लिया जाएगा या जितने भी उसका जो भी मास होगा, ठीक है, वो लास्ट में वही बचेगा, ठीक है, वो कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तो ये होता है कैटलिस्ट। अब देखेंगे इफेक्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ए कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, इट सिंपली फास्टेन इट। कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है, ये बस क्या करता है, उसकी स्पीड को फास्ट करता है या उसमें चेंज लाता है, ठीक है। कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। जैसे अगर हम हमारी कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं हो रही, ठीक है, तो वहाँ पे हम कैटलिस्ट से उसकी रिएक्शन उस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई कैटलिस्ट यूज़ करके उस रिएक्शन को हम करा सकें। वहाँ पे हम अदर फैक्टर यूज़ करते हैं, जैसे टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। सनलाइट यूज़ कर सकते हैं, फोटॉन्स यूज़ कर सकते हैं और प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हैं इनिशिएट करने के लिए। बट कैटलिस्ट जो है रिएक्शन इनिशिएट नहीं करता है, ये बस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के काम आता है, वो भी बीच में, ठीक है। स्टार्टिंग से इनिशिएशन कैटलिस्ट कभी नहीं करता। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ से जो ये जो क्वेश्चन है इनिशिएशन का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था BHU एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। उसमें आया था कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिएक्शन को इनिशिएट, कौन से फैक्टर से रिएक्शन इनिशिएट नहीं होती है, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट था, ठीक है। वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, और एक और था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकंड है, इसलिए देखो ये प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज कहीं पे भी हो तो उनको याद करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज द रिएक्शन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा भी अमाउंट ले लेते हैं किसी कैटलिस्ट का, तो वो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकता है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ता है, ठीक ठीक है, कि रिएक्टेंट हमने कम लिया और कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। रिएक्टेंट की एकदम थोड़ी सी जो मात्रा होती है ना, वही काफ़ी होती है रिएक्शन की रेट को चेंज करने में, ठीक है। A catalyst does not, थर्ड पॉइंट है, catalyst does not alter the position of equilibrium, that is magnitude of the equilibrium constant। जो कैटलिस्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम को भी शिफ्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, शिफ्ट करने का मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है जब भी हम यूज करते हैं कैटलिस्ट को, ठीक है। अगर कैटलिस्ट को नहीं यूज कर रहे हैं तब भी हमारा वही आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर कर रहे हैं तब भी वही आएगा, ठीक है। तो ये उसको चेंज नहीं करता है, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, ए कैटलिस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू ए डिफरेंट रूट for which energy barrier is of shortest height and hence E is of lower magnitude, that is the function of catalyst is it to lower down the activation energy। जो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। रिएक्शन को फास्ट करने का मतलब क्या हो गया, उसका रूट क्या कर देते हैं, उसका जो पाथ होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इस ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में देखते हैं हमारी रिएक्शन क्या थी, हमारी रिएक्शन यहाँ पे ध्यान से देखना, रिएक्टेंट, ओके। रिएक्टेंट से क्या होता है, स्टार्ट होती है और रिएक्शन चली जाती है सीधे सीधे, रिएक्शन का जो पाथ है ये वाला है, ठीक है, ये पाथ जाता है यहाँ तक, उसके बाद कहाँ जाता है, फाइनली प्रोडक्ट पे पहुँचता है, ओके। अगर यहाँ पे हम कैटलिस्ट नहीं यूज कर रहे होते तो ये वाला पाथ होता है, ठीक है। जो डार्क लाइन है वो क्या है, रिएक्शन है जब हम कैटलिस्ट का यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका पाथ क्या है, ये, ठीक है, डार्क लाइन वाला। बट जब हम कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो डॉटेड डॉटेड पाथ है, ठीक है, ये होता है कैटलिस्ट के यूज करने पर, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो ई ए जो है, ये ई ए, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे जो ई डैश है इसकी एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। जब हमने क्या यूज किया, कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी
कम हो जाती है, ठीक है? जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो उसका पाथ जो है वो छोटा हो जाता है और जब पाथ छोटा हो जाएगा तो रिएक्शन ईज़िली पहुँच जाएगी प्रोडक्ट तक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है? ऐसे उसको काफ़ी लॉन्ग पाथ जो है कवर करना पड़ रहा था, ठीक है? बट जैसे ही कैटलिस्ट यूज़ किया उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हुई और वो ईज़िली प्रोडक्ट तक पहुँच गया, ठीक है? तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, ठीक है? यहाँ पे ईए क्या है? यहाँ पे है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड ई डैश ए इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड ईए माइनस ई डैश ए इज़ लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय कैटलिस्ट, ठीक है? इन दोनों को की एनर्जीज़ को अगर डिक्रीज़ करें तो हमको यहाँ पे ये जो एनर्जी होगी, ठीक है? ये वाली जो एनर्जी होगी, ये इतना, ठीक है? ये क्या होगी हमारी लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? कि इतनी एनर्जी उसने कैटलिस्ट के आने की वजह से क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इनको इनका कंक्लूजन देखें तो इसमें एक शॉर्ट में देख सकते हैं कि जब भी हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, रिएक्शन पाथ शॉर्ट हो जाता है और रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है? इसके बाद में देखेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अरेनियस इक्वेशन, ठीक है? तो हमारी जो भी इक्वेशन है इफ के एंड के कैटलिस्ट, ठीक है? यहाँ पे के क्या है? रेट कांस्टेंट है एंड के कैटलिस्ट जो है रेट कांस्टेंट है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है? जब हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं तो के होता है और जब यूज़ करते हैं तो के कैटलिस्ट हो जाता है, ठीक है? विद द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर T and EA and E dash are the activation energies of the reaction in absence and presence of catalyst respectively. ओके, तो हमारा जो अरेनियस कॉन्सेप्ट था, ठीक है? अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई जो रेट कांस्टेंट होता है वो ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के इक्वल होता है, ठीक है? जहाँ पे के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है, ए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, ओके? एंड जो ई ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है एंड टी होता है टेम्परेचर, ओके? तो ये अरेनियस इक्वेशन है। अगर हम इस अरेनियस इक्वेशन का यूज़ करें फॉर कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे जब कैटलिस्ट था के कैटलिस्ट तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ए ई टू द पावर माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी, ठीक है? जैसा कि मैंने पिछली फिगर में देखा था कि यहाँ पे जब कैटलिस्ट यूज करते हैं यहाँ पे क्या था? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी किसकी क्या थी? ई डैश ए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी ई डैश ए एंड इफ इन अ, अगर एब्सेंस है वहाँ पे कैटलिस्ट तो वहाँ पे के की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ओके? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ई होगी। इस एक्सप्रेशन में ए जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर दोनों का सेम होगा, ओके? तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचेगा के कैटलिस्ट अपॉन के इज इक्वल टू ई टू द पावर ई ए माइनस ई डैश अपॉन आर टी। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ओके? यहाँ पे ई ए को ऊपर भेजेंगे, जैसे ही ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा? ई ए पॉजिटिव हो जाएगा, ओके? और ई डैश ए तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही, तो यहाँ पे ई ए देखो पॉजिटिव है एंड ई ए डैश ऑलरेडी नेगेटिव था और यहाँ भी है, ओके? और बाकी इसकी जो है बेसिक मैथ की प्रॉपर्टी यूज हुई है वो आप लोग जानते ही होंगे। तो ई टू द पावर ई ए माइनस ई डैश आर टी अपॉन आर टी, ये कंक्लूसिव जो रिजल्ट आता है अरेनियस थ्योरी का इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे क्या है जब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो रेट कांस्टेंट दिया है एंड जब कैटलिस्ट यहीं यूज़ करते हैं उसका रेट कांस्टेंट है एंड ई टू द पावर ई ए जब हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं उसका रेट एक्टिवेशन एनर्जी है एंड ई ए डैश जो है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड आर जो होगा गैस कांस्टेंट होता है एंड टेम्परेचर जो गिवन होगा, ठीक है? जिस पे हम रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंक्लूसिव पोर्शन है, यहाँ पे कहा गया है कि ई डैश अगर पॉजिटिव है, ई डैश इज पॉजिटिव, अगर ई डैश यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है? क्योंकि ई की पावर अगर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये प्लस पॉजिटिव आ गया, ओके, ये जो माइनस है ये प्लस हो गया तो ये पूरा टर्म ऐड हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसकी पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी और पावर की वैल्यू बढ़ेगी तो सीधी सी बात है ई की पावर की वैल्यू जब बढ़ती है तो उसकी जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ई ओवरऑल वैल्यू इसकी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे के कैटलिस्ट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, सो यहाँ पे के कैटलिस्ट की वैल्यू क्या हो जाती? बढ़ जाती। तो इसका जो यूज है, इसका जो एप्लीकेशन है या समझने की बात है तो इसको हम फिगर में फिर से समझ सकते हैं कि अगर
ई ए हमारा पॉजिटिव है, ओके। अगर हमारे पास क्या है, ई ए जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है, कैटलिस्ट के बाद उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर ई ए की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, सॉरी, ई ए डैश की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो हमारा जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। तो दिस यहाँ पे हम देखेंगे इसके बाद ई ए माइनस ई ए डैश इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ई ए माइनस ई ए डैश मोर नंबर ऑफ टाइम्स के इज ग्रेटर देन के, ठीक है। जितनी ज़्यादा वैल्यू इसकी बढ़ेगी, ई ए माइनस ई डैश की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा के कैटलिस्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा के कैटलिस्ट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ओके। मतलब यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, और यही काम था हमारा कैटलिस्ट का, ठीक है। कैटलिस्ट हम इसीलिए यूज करते हैं जिससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए, उसका रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करे। हम यहाँ पे देखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट एनी टेम्परेचर T1। अब यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो वैसे तो हमको पता है कि जब टेम्परेचर हम किसी भी रिएक्शन में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो उसके रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई रिएक्ट दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने उनको क्या कर दिया, एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दिया, तो मॉलिक्यूल्स की कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी और मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। और जैसे ही कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी वो इफेक्टिव कोलिजन्स करने लगेगी, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो सीधा रेट कांस्टेंट पे होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल्स अपना इफेक्टिव कोलिजन्स स्टार्ट कर देते हैं और जो उनका एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाता है और हमारा सीधे सीधे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। सो इस एक्सप्रेशन को भी हम मैथमेटिकली ढंग से सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देखेंगे। So the rate of reaction presence of catalyst at any temperature T1 may made equal to the rate of reaction in the absence of catalyst, but we will have to raise the temperature. Let's this temperature be T2 then मेरे पास T1 एंड T2 टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो तो सेम ही होगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट तो रिएक्शन का सेम ही होगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यूज क्या होगी, फर्स्ट के लिए ए ई टू द पावर माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी वन, एंड सेकंड के लिए क्या के की वैल्यू होगी ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी टू। के इज इक्वल टू के होगा, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जा रही है, ये एक्सप्रेशन बच रहा है। अब यहाँ से ई और ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा क्या, ई ए डैश अपॉन आर टी वन और ई ए डैश अपॉन आर टी टू, तो आर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एक्सप्रेशन बचेगा, ई ए डैश अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन टी टू, ओके। टी वन टेम्परेचर पे जो ई ए डैश है वो है एक्टिवेशन एनर्जी एंड टी टू टेम्परेचर पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। ये है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर रिएक्शन के टाइम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे यूज होगा इन सब का। एग्जाम्पल नंबर 28 है लेक्चर सीरीज में, और अभी जितने भी इनके क्वेश्चंस होंगे केमिकल कैनेटिक्स के अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस या मोर, उससे ज़्यादा जितने भी आईआईटी या नीट में क्वेश्चन आए हैं, प्लस जितने भी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में बीएचयू में डीयू में जो भी जितने भी क्वेश्चन आए कैनेटिक्स के, जितने भी बनेंगे 100 बने, 150 बने या 200, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनके उनके भी लेक्चर्स, कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस में यूज होंगे कैनेटिक्स के, ओके, उनको आप लोग रिवाइज करते रहना और कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। क्योंकि अगर हम कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेते हैं 100 या 150 जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन करके उनके कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं एक जगह पे और उन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं तो 90% क्वेश्चंस जो हैं इजीली हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ओके। इन एग्जाम्स में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो पूछे ही नहीं जाते हैं। सो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस एक एक करके आप जैसे पूरी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखें, ओके। जितने वीडियोस में जितनी भी क्वेश्चंस होंगी उनको आप लोग कवर करते रहना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी तो क्वेश्चन कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से, बुक से या जो भी चीज़ें हों आपके पास, नोट्स हो, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप लोग जो है
लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। सो जो 28 नंबर एग्जाम्पल है इस लेक्चर सीरीज़ का, इस लेक्चर सीरीज़ में सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। सो a heterogeneation reaction is carried out at 500 Kelvin if the same reaction is carried out in the presence of catalyst at the same rate. The temperature required is 400 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lower the activation energy barrier by 40 Kelvin. ओके यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, जबकि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, तो लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, ठीक है, ओके, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, कैसे कम हुई, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, जैसे कैटलिस्ट को लेके उसकी एनर्जी कम हो गई, ठीक है। सो और जो रिएक्शन है वो कहाँ पे कराई जा रही, 500 केल्विन पे, ओके, अगर हम 400 केल्विन पे कराएंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सो लेट्स EA and EA dash be the energy of activation in absence of presence, sorry, absence and presence of catalyst for hydrogenation reaction as, ये है Arrhenius equation, K is equals to A e to the power minus E upon RT। यहाँ पे K1 के लिए हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, K1 के लिए फॉर रेट कांस्टेंट K1 A e to the power minus E upon R इंटू 500, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में ही यूज करना है, ठीक है। एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, कि जहाँ भी टेम्परेचर होगा, जहाँ पे भी टेम्परेचर गिवन होगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है केल्विन में दे रखा है, बट अगर कहीं भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो वो कहाँ पे यूज, कैसे यूज करेंगे, इन केल्विन यूज करेंगे, ठीक है। और केल्विन के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है, K1 is equal to A to the power minus E upon R into 500 and K2 is equals to A to the power minus EA upon EA dash upon R into 400, ओके। यहाँ पे दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग लिखा जाएगा, एक इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे क्या है, जब हम प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे दिया है गिवन R1 एंड R2 दोनों का रेट जो है सेम, रेट सेम होगा तो यहाँ पे K1 K2 भी सेम होगा, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होने का मतलब उसका रेट कांस्टेंट भी सेम होगा, क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए रेट सेम है तो रेट कांस्टेंट सेम होगा ही। अब यहाँ पे रेट्स कांस्टेंट सेम होगा तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, उसके बाद बनेगा ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आर के वैल्यूज को भी हम कट कर देंगे, तो हमने कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा फार्मूला यूज किया, डायरेक्टली अगर देखें तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ओके, डायरेक्टली ये फार्मूला यूज हो रहा है और इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और यहाँ पे ई ए अपॉन 500 रखेंगे एंड ई ए डैश इसकी वैल्यू, ओके, क्या हो रही है, 40 लोअर हो रही है, 40 क्या हो रही है, एनर्जी बैरियर जो है, सॉरी 40 किलो जूल क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो हमारे पास एक्टिवेशन, क्योंकि ई ए डैश की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, कैलकुलेट करें, ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई ए से क्या करेंगे 40 कम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ई ए डैश मिल जाएगा, ठीक है। ई ए डैश क्या होगा, ई ए डैश क्या होता है, ई ए डैश होता है जब हम हमारा रेट जो कैटलिस्ट जब यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो रेट ऑफ सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, वो होता है ई ए डैश। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, अगर हमको ये पता चला कितनी कम हो जाती है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, पहले वाले एक्टिवेशन एनर्जी से। तो हमारी 40 कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले से 40 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा बाद वाला एक्टिवेशन एनर्जी। तो बाद वाले एक्टिवेशन एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई ए माइनस 40/400। यहाँ से हम ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा क्या, 200 किलो जूल मोल इनवर्स, ओके। अगर यहाँ पे किलो जूल में दे रखा है तो हम किलो जूल में ही आंसर को लाएंगे, अगर यहाँ पे जूल में दे रखा है तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और 1 किलो जूल में जो है 10⁻³ जूल होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, इसकी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, वो सीधे से इसी इक्वेशन से हो जा रहा है, ठीक है। सो आप लोग जो है क्वेश्चन का जो जो भी मटेरियल है उसको सही से रीड करें, ध्यान से रीड करें, और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने जितने फार्मूले पढ़ रखे हैं क्वेश्चन उन्हीं से होगा, ठीक है, उनसे बाहर नहीं जाएगा। सो उसको 2-3 बार पढ़ें और ये ध्यान लगाएं कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होने वाला है, ओके। सो आपको ईज़ी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज जो है एक ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इसके बाद में और भी क्वेश्चंस होंगे जो अरेनियस थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे, ठीक है? ओके? आने वाली जो सीरीज़ होंगी, अभी जो है 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स जो हैं बचे हुए हैं, उनके बाद में क्वेश्चन की जब सीरीज़ होगी, ठीक है? तो हम बताते रहेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट के कहाँ पे क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो अब लोग जो है इन फ़ॉर्मूलों को जो है अच्छे से फ़ॉर्मूलों को और इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जो है रिवाइज़ कर लीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए होंगे, उनको कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? ये चीज़ें हमको कम क्लियर हुई, ओके? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे उनको जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं काइनेटिक्स के और आईआईटीज़ में जो भी उनकी प्रिपरेशन है, हेल्प मिल सके उनको, ओके? थैंक यू।